हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स ली जाती हैं। कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अली नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान, सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कसम है गुजरते हुए वक्त की कि इंसान बेशक खसारे में है। ये इरशाद बारी मुझे यूं लगा हमारे बजट ही के बारे में है। वाह। हुक्मरान हमेशा आवाम से जो है वो कुर्बानी मांगते हैं। 50 रुकनी काबीना है। ये सारी काबीना, एक तो इसका साइज कम किया जाए और ये सारे अपने पेट्रोल के कार्ड, जिस तरह सायरा बानो ने आज जमा करवाया है, ये भी सारे जमा करवाएं अपने कार्ड और अपने प्रोटोकॉल खत्म करें, अपनी जाती गाड़ियां इस्तेमाल करें। आवाम को 12 घंटे इन्होंने लोड शेडिंग के अंदर मुब्तला किया हुआ है और खुद एसी के अंदर घूम रहे हैं सरकारी पेट्रोल के ऊपर। तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो खुद से शुरू करें और फिर आवाम को मुंतकिल करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका मशवरा जो है सराखों पर ऐसा ही होना चाहिए। लीडर को तो मिसाल बनना चाहिए। मैं तुझको बताता हूँ तफसीर बजट क्या है। शमशीर सना अव्वल, तालीम व सेहत आखिर। जी जी बिल्कुल, ये कल किसी ने शेयर किया, मेरे साथ भी बहुत आला। सईद रशीद है जी कराची से। जी सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिजाज हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। काफी अर्से बाद बात हो रही है। असल जी में आजकल मैं दूसरे चैनल पे जाता हूँ 1 घंटे के लिए ना। क्या बात। अच्छा, बहरहाल आपके साथ हमारी जी। काफी पुरानी दोस्ती है। तो मैं ये कह रहा था कि एक सोशल मीडिया की पार्टी थी, सोशल मीडिया से आई और सोशल मीडिया में वापस चली गई। अच्छा। और उसकी अगर आप सोशल मीडिया की कवरेज देख लें तो आपको ऐसा लगेगा अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत भी ले लेगी, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, इंडिया और बांग्लादेश में भी जीत जाएगी उसके। और तारीख की सबसे बड़ा जलसा, तारीख का सबसे बड़ा कर्जा, तारीख का सबसे ज्यादा रेमिटेंस, तारीख का सबसे बड़ी चीज एक और भी उस पार्टी ने की है, ऐसा फॉलोअर पैदा किया है, चाहे वो 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं। अगर कप्तान कह दे ये काले को सफेद, वो सफेद ही कहते। अब इस मुल्क में मुसीबत ये आ गई है कि अगर आप टीवी चैनल पे बैठ जाएं और कुछ चीजें देखें ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा इन दो आदमियों में से सही कौन बोल रहा है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है इमरान से कि जैसे उसने क्रिकेट में एक न्यूट्रल लाया था ना, तो जो जानवर बोलता है जिसको न्यूट्रल, तो एक न्यूट्रल हर चैनल पे एक आदमी बैठा हो, एक ग्रुप ऑफ काफी मिच्योर लोगों के ग्रुप बना दे, 100-200 लोगों का, जो न्यूट्रल हो, जानवर नहीं हो, न्यूट्रल हो, और वो हर चैनल पे उन दोनों के दरमियान बैठ जाएं। जैसे वो नहीं होता, वो रिकॉर्डिंग चला के देखते हैं कि लेग स्टंप हुआ था कि नहीं हुआ था, इस तरह। तो वो सिर्फ ये बताएं कि ये जो जीडीपी 6 हुई थी और हमारी रेमिटेंस बढ़ी थी, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या था, उसका मईशत। जी बेहतरीन तजवीज़ है, ज़बरदस्त तजवीज़ है। इस पे ज़ाहिर है कि काम करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त काम आइडिया ज़बरदस्त है। खालिद रशीद कहाँ से हैं? अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर से। खालिद बशीर। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। खालिद साहब जी भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका टीवी भी चल रहा है भाईजान। जी 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 खालिद साहब, आप अपना टीवी प्लीज जरा बंद कर दें। आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी हालत है, आप पहले टीवी अपना बंद कीजिए भाईजान, उसके बाद बात कीजिए। टीवी से बहुत दूर हूँ। अच्छा बताइए। जी जी मैं बहुत दूर हूँ इस वक्त। जी 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 फरमाइए। जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी हालत है, मैं उस पर बात करना चाह रहा था आपके साथ। जी जी, हम तारीख के इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त मुल्क की जो हमारी हालत है, माशी हालत, महंगाई और मसला कश्मीर, मैं दोनों पे बात करूंगा आपसे। कि इससे पहले हमारी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अगर उन्होंने बैन अल-कौमी माहिदे किए थे तो उनको चाहिए था कि उनको पूरे भी करते, ताकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इससे न गुजरना पड़ता। बिल्कुल। और इसमें जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जिसकी वजह से आज हम इस माशी दौर से गुजर रहे हैं, माशी बहरान से गुजर रहे हैं। ठीक। तो आपसे गुजारिश है कि आपके तवज्जुह से इमरान खान साहब से मशवरा है कि प्लीज फॉर गॉड सेक आप आराम से घर बैठ जाएं
इलेक्शन का इंतजार करें और उसके बाद अगर कौम आपको लेके आती है तो सो बिस्मिल्लाह, ठीक नहीं तो फिर आप आराम से घर बैठ जाएं। ठीक है, और खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम ठीक है, हो गया। शहबाज शरीफ आगे पे रहम करें अच्छा, और तमाम- अगला क्या था? कश्मीर के बारे में कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वो बस कश्मीर के इसलिए बारे कि मुल्क है तो सब। कश्मीर के बारे में कुछ कह रहे थे आप? जी, कश्मीर के बारे में अगर इमरान खान साहब जिस दिन यासीन मलिक को सजा हुई, अगर उस दिन 1-2 दिन के लिए मिशान मलिक ने भी इनसे कहा था कि आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें, 2 दिन के बाद कर दें, लेकिन उन्होंने इस पे भी कोई तो ध्यान नहीं। उससे क्या फर्क पड़ जाता? वो ऐसा कर लेते उससे क्या फर्क पड़ जाता? उससे एक अच्छा तासर मिलता। हाँ, तासुर चला जाता कोई। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। काशिफ मोहसिन है कराची से। जी काशिफ। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वसल्ला खान साहब, मैं काशिफ मोहसिन बात कर रहा जी, हूँ। जी, सर, जी। सवाल सिर्फ ये है कि आपने TCL जो थी, ये वही जमात है ना जो हुर्मत रसूल का नाम ले रही थी, जी ये वही जमात है ना? तो ये गायब कहाँ है पाकिस्तान में? अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कुछ हुआ, ये इंडिया के अंदर ये इनको अब वायरस नहीं आई। जी हाँ, जी, अगर ठीक। मुझे कल नजर आए कुछ इलेक्शन में फायरिंग करते हुए, मैं किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सवाल, दूसरा सवाल आपसे अर्जी कि 40% पेट्रोल, 50% पेट्रोल किसी का कम करने से कोई फायदा नहीं होता। किसको बेवकूफ भाई, जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख आपकी गालिबन आवाज़ जो है काशिफ साहब वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो गई है। खैर, इन्होंने कल के ऊपर जो इलेक्शंस के ऊपर भी कहा TLP के बारे में, वो ज़ाहिर है आपके अपने ख्यालात हैं, और पेट्रोल के बारे में भी, जो पेट्रोल के बारे में सब कंसर्न है। शोएब खान है हमारे साथ कराची से। जी शोएब साहब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर, मेरी थोड़ी तजवीज़ है इसके मुतालिक, जो अभी पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमत बढ़ गई है, तो आप अगर इस तरह गवर्नमेंट को तजवीज़ मेरी पहुँचा दें कि वो जो गुड्स होती हैं, जो माल बरदार जो हैं, ट्रक्स हैं दूसरे, उनमें अगर उनको रिलीफ दे दें, उनको कम कीमत पे अगर दे दें फ्यूल, तो इससे जो है वो महंगाई में काफ़ी फर्क पड़ेगा। अच्छी तजवीज़ है आपकी, बिल्कुल ठीक है। चलें, मिर्ज़ा शकील गुजरांवाला से। शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर, ऐसा है कि मैं बेसिकली कश्मीरी नस्ल पाकिस्तानी हूँ। जी जी। अपर कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रजौरी से मेरा तल्लक, मेरे पेरेंट्स माइग्रेट हुए थे 1965 में। जी। तो और वैसे भी अभी मैं ये मैशत को हालात तो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। मेरा कहना ये था, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो TVM हुआ था, LOC से, लाइन ऑफ कंट्रोल से, जिसमें ट्रेड एंड ट्रेवल शुरू हुआ था, अगर वो ट्रेड एंड ट्रेवल शुरू जो हुआ था, एक तो लोगों को करीब लाने के लिए हुआ था, दूसरा जो मेन मकसद था उसका वो था जो ट्रेड शुरू हुई माल के बदले माल, यानी कि बॉर्डर से। अगर मेरा कहने का मकसद है कि अगर वही TVM कोई तरफ रिज्यूम किया जाए और बॉर्डर सिस्टम ट्रेड बहाल किया जाए, इसमें तो एक तो मैशत का फायदा है, इसमें ज़र मुबादला बचेगा, डॉलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जो माल के बदले जो अशिया आएंगी ना वो हमें सस्ती कास्ट में पड़ेगी। ठीक है। मैशत का भी फायदा। जी, अच्छा, अच्छी तजवीज़ है। और मेरे ख्याल में आज बिलावल भुट्टो का मैं एक बयान भी देख रहा था कि भारत के साथ डिसएंगेजमेंट सूट नहीं करती पाकिस्तान को। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 5 अगस्त 2019 की पोजीशन वापस ली जाए, जो रियासत जम्मू और कश्मीर के हिस्से बखरे किए गए हैं, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसके होते हुए कोई वे आउट निकालना, और फिर ये कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में ज़रूर इंटरेस्टेड है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में होगी, मुझे नहीं लगती कि वो है। मिसेज़ आमना यूनुस कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अक्सर देखा है अपने मुल्क में, जब भी कोई आफत आती है, कोई जलजला आता है, सैलाब आया या फिर डैम बनने का भी मामला था, तो सरकारी मुलाजिम बिला तस्दीक यानी उनके ग्रेड देखे बगैर 1-2 दिन की तनख्वाहें उनकी काट दी जाती है।
तो क्यों अब भी इसी तरह किया जाए, कम अज कम निचले ग्रेड वाले नहीं, मिड ग्रेड या उससे ऊपर के ग्रेड में वालों की तनख्वाहों को वो कोई ऐसा फैसला जारी करें कि एक एक हफ्ते की तनख्वाहें ले ली जाए और ये जो माशी अफसरी है इसमें काम में लाया जाए। जी ठीक है, ये लोगों को कोई सब्सिडी देने के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद इमरान है फैसलाबाद से। जी जी इमरान साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। सर मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से, और आपसे पहले भी बिल्कुल हाँ बात होती जी। है। जी सर। तो आपकी क्या हुआ? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक वैसे के वैसे ही है। अच्छा, बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा तो आपका अभी आप ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं? जी सर, फिलहाल तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं। आप ऐसा करें, हमारे प्रोड्यूसर साहब आपका नंबर ले लेते हैं, मैं किसी को फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो शायद अगर जो भी काम कर रहा है डिफरेंटली एबल लोगों के साथ, तो शायद वो कोई मदद कर सकें। तो प्रोड्यूसर साहब इनका नंबर ले लीजिएगा आप। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम कराची से। जी नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर जी मेरा ये सवाल था कि इमरान खान की हुकूमत चली गई, ठीक है, अब इनकी हुकूमत आ गई जी, अब ये भी इमरान खान के पीछे लगे रहेंगे? अब वो तो चला गया ना, अब दूसरी बात कर ले, इमरान खान आएगा वो इसके पीछे लग जाएगा। आवाम क्या ही नहीं, दोनों के पीछे ये सुनती रहेगी कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। काम करने के हैं वो तो करें ना। सही बात है। नहीं बिल्कुल आप नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान चले गए, इमरान खान कहाँ चले गए? कल तो उन्होंने कौमी पैमाने पर हड़ताल की अपील की है। अभी तो वो चले गए ना, तो नहीं है ना हुकूमत में तो नहीं। हाँ नहीं, लेकिन चले तो नहीं गए ना, वो एक फैक्टर के तौर वो पे। हुकूमत से चले गए का तो वो सांस लेने देंगे तो कुछ होगा ना। नहीं, वो उनको इनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। मैं ठीक है, हमारे जिस हाँ उस दिन आ गया पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, आवाम को पागल बना दिया, 12 बजे के बाद पेट्रोल बढ़ा दिया। नहीं 12 बजे से जरा सा पहले। हाँ ठीक है, और आप भी फिर इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो है वो आप सपोर्ट ले रहे हैं। देखिए, न्यूट्रल होके बात किया करें, न्यूट्रल होके बात करें, ठीक है ना? ठीक है ठीक। अच्छा फरहान, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी जो अवाम है बशमूल हम, आपने कभी अगर टेनिस का या वो बैडमिंटन का मैच देखा हो ना, तो सब के सब पूरी आवाम एक तरफ, फिर यूं फिर यूं फिर यूं, तो हम यही देखें। ज़ाहिर है जो कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट नामी तो हमने कोई चीज़ ज़ाहिर है सुनी ही नहीं है। जो भी जाता है वो हुकूमत को कोसता रहता है, और जो हुकूमत होती है वो ऑलरेडी उनको कोस रही होती है कि जी देखें ये क्या करके। तो अवाम बस ये देखते रहते हैं। हम भी यूं देखते हुए एक वक्फा ले लेते। मोहम्मद फरहान कराची से। जी फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी। और सर मैं वो शख्स बात कर रहा हूँ कि ऑपोजिशन और हुकूमत जिसका बहुत ज्यादा रोना रोती है, यानी मैं सैलरी क्लास से मेरा ताल्लुक है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ जी, और मेरी रिहाइश है वो बफर जोन कराची में है, और मेरा जो स्कूल है वो शारे फैसल पे है। सर आप यकीन जाने कि रोजाना पेट्रोल में तकरीबन 2 से 2.5 लीटर जो है वो डलवाता हूँ। अब अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं 2 से 2.5 लीटर यानी 600 रुपए का पेट्रोल में रोजाना डलवाऊंगा, तो मैं कैसे? 25,000 रुपए मेरे घर का किराया है, और मेरे 3 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और तीनों की स्कूल की फीस और ट्रांसपोर्टेशन की फीस मिला के यकीन करें मेरी सैलरी जो है वो 20 तारीख को खत्म हो जाती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये मुख्तदिर हल्के जो होते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसका नाम है, हमारे स्टाफ रूम में सब लोग जो है वो सारे टीचर्स एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि ये मुख्तदिर हल्कों का ऑफिस कहाँ पर है। अब तो लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं कि वो पूछते हैं यार ये लोग कहाँ बैठते हैं, ये लोग इनका ऑफिस कहाँ पर है। तो क्या पूरी दुनिया के किसी और मुल्क में भी मुख्तदिर हल्के होते हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आता कि अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, इमरान खान या XYZ जो भी चला रहे थे, महंगाई भी कंट्रोल में भी थी, सब कुछ सही चल रहा था, क्या मुसीबत पड़ी थी कि उनको हटा के इतने हालात जो है वो खराब कर दिए गए? और आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से अपने जो है वो घर का खर्चा चलाऊं, कैसे जो है वो करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो आंसू
शहबाज शरीफ साहब की आंखों में आते हैं ना, या मरियम नवाज साहिबा के आंसू, वो आंसू तो मुझे नहीं पता वो कौन से आंसू है, लेकिन असल आंसू तो हमारी आंखों में कि अब कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आता। यकीन जाने कि इतने बुरे हालात हो चुके हैं, समझ में नहीं आता क्या मुसीबत पड़ी थी कि हमें उनको हटा के इनको लेकर आ जी। और इस कदर झूठ इन्होंने बोला, इस कदर झूठ बोला कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना, और अब सब साबित हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, ये लोग झूठ बोल रहे थे, और हमें पूरी कौम के साथ जो है वो बेवकूफ। अच्छा, फरहान साहब, जब वो आए थे तो वो भी तो यही कह रहे थे कि खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, फिर वो भी चले गए, उन्होंने भी कर्जे ले लिए। स्टेटमेंट से मेरा पेट नहीं भरता। मैं तो ये जानता हूँ कि उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छे हालात थे और हम लोग बहुत ज्यादा मुतमईन थे, खुश भी थे, लेकिन हमें तो ये बताया गया कि ये आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसने बताया था आपको? पूरा बेड़ा गर्क कर दिया सर। आपको किसने बताया था जी? आपको किसने बताया था कि ये आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा? सर ये लोग जो है वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि ये इसने डबो दिया, उसने मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और हम आएंगे तो ये। अब पता चला कि सब कुछ झूठ था, और हकीकत यह है कि उस वक्त हालात अच्छे थे और अब जो है वो सब कुछ तबाही और बर्बादी की जानिब चला है। अच्छा, वो तो कहते थे बिलावल साहब PTI, MF और ये नून लीगी के जनाब बहुत महंगाई हो जाएगी, तो मुख्तलिफ हल्कों के आप क्यों दफ्तर ढूंढना चाह रहे हैं? सर मुख्तलिफ हल्के मुझे तो समझ में नहीं आता। अब तो आवाम ये जानना चाहती है ये लोग बैठते कहाँ पर है, मतलब हमें मिलना है मुख्तलिफ हल्कों से, ये कहाँ बैठते हैं सर, इन लोगों का पता तो चला है। ये लोग खुश हैं और आवाम जो है वो रुल रही है। आप शराय फैसल पे है ना, इस वक्त तो सबसे मुख्तदिर हल्का जो है वो पेट्रोल पंप मालकान का है मेरे ख्याल में। वो आपको कहीं ना कहीं उनसे बड़ा मुख्तदिर इस वक्त कोई नहीं है जिसका अपना पेट्रोल पंप। किसी और मुल्क में मुख्तदिर हल्के हैं जो वो चला रहे हैं? देखिए होते हैं लेकिन चला नहीं रहे होते। बिल्कुल ये आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है और इस बारे में बहुत बात होती है। जहाँ तक आपकी बात यह है कि जिस तरह इन्होंने किया तो उनको हटाने की क्या ज़रूरत थी। आई 100% एग्री विद यू कि बिल्कुल अगर आपने यही परफॉर्मेंस। वैसे हम भी 2018 से मुख्तलिफ हल्कों का पता ढूंढ रहे हैं, वो हाथ नहीं आ रहे हैं, और 2022 में भी हम ढूंढ रहे हैं। फिर ये कि मुख्तलिफ हल्कों ने जब आपको ढूंढना होता है तो वो आराम से ढूंढ लेते हैं तो लिहाजा दुआ करें कि वो ना ढूंढने लग जाएं बस। बाकी खैर है जो है वो कहीं ना कहीं सरे राह मिल ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके जज्बात की कदर और दुआ यही है कि अल्लाह आपके रिस्क पे बरकत दे, बेहतरी लाए, और अंदाज़ा है कि वाकई एक फैमिली जो है और लोअर मिडिल ये ट्रेजेडी तो है भाई, ये जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। और नहीं देखिए 3 बच्चों की फीस देनी है, फिर पेट्रोल वो करना है, टीचर हैं बफर जोन से आते हैं, तो जाहिर है बिल्कुल बहुत मुश्किल है। अब यही है मुझे लगता है। और जो भी लीडर कहते हैं कि जी आप मुश्किल वक्त के लिए कमर पेट पे पत्थर बांध लें और इंशाल्लाह 6 महीने बाद हालात दुरुस्त हो जाएंगे, वो अगर 3 महीने तक 50,000 रुपये में अपना खर्चा चला के दिखा दें, सही बात, तो उसके बाद उनकी बात में वज़न आएगा। और दूसरा ये है कि बहुत अब मुझे लग रहा है कि अब मुश्किल हो गया है कि घर में सिर्फ एक शख्स जो है वो काम करे। यार मुश्किल और उसकी से गुजर गया है। मैं जब इसे देखता हूँ ना, बैंक का बाहर जो प्राइवेट चौकीदार बैठा होता है या स्कूल के बाहर, आप उससे पूछें कि उसकी तनख्वाह क्या, आज भी 15 से 20,000 रुपये के दरमियान होगी। मैं ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ओवर टाइम भी लगाता है, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अच्छा वो जाहिर है कि वो जो लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, 3 या 4 5 होते हैं। अब मैं उसको सलाम करता हूँ दिल ही दिल में कि यार इसने अब तक बंदूक जो इसके हाथ में है इसने सीधी क्यों नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के जितनी भी निजी शोबा हो या सरकारी शोबा, उसमें जो तनख्वाहदार तबका जिसकी आमदनी नहीं 50,000 से कम है वो 80% है। और हमें AC में बैठ के ये बताया जाता है कि लोड शेडिंग पे सब्र करें। लोड शेडिंग पे सब्र करें, पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर सब्र करें जो बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। हम क्या कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया में और फिर मरने वाले पे सब्र करें। हाँ बिल्कुल, ब्रेक भी ले लें। वेलकम बैक। मंसूर लतीफ़ साहब हैं मुल्तान से। सर
वालेकुम सलाम। सर मंसूर लतीफ़ उमरो सर बात कर रहा हूँ सर। बेसिकली मेरा ताल्लुक सर जैकाबाद से, तो सर आजकल मैं जॉब कर रहा हूँ सुई नादरन गैस पाइपलाइन में मुल्तान में सर। जी। तो सर मेरी सर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट थी सर, मेरी आवाज़ को सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाएं सर, और सर मुस्तफ़ा मलिक जो एनर्जी के मिनिस्टर है सर वहाँ तक मेरी बात पहुँचाएं सर। हमें सर सुई नादरन गैस पाइपलाइन ने 2015 में हमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा था सर। तो सर अभी तक वो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे चला रहे हैं, कभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं, कभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करते हैं, और ये लगातार हमारे साथ 7 साल तक इस तरह हो रहा है सर। और सर जब हम कंपनी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें मुस्तकिल किया जाए, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है। तो सर हमारे साथ लगातार हमारे सर फ्यूचर से हमारे फ्यूचर सर खेला जा रहा है, और सर हमें कोई भी सर हमें वैल्यू नहीं दी जा रही। तो सर अभी भी सुनने में आ रहा है कि जून में वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सर खत्म कर रहे हैं सर। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है सर मुबशर जैदी साहब से और वसतुल्लाह खान साहब से कि मेरी आवाज़ को शहबाज शरीफ तक पहुंचाएं सर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम सर इमरान खान को भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी, उनको काफ़ी ट्वीट्स भी की थी, और एनर्जी मिनिस्टर उमर अयूब साहब से उनको भी रिक्वेस्ट की थी, पर सर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे इस चीज़ से कोई अमल नहीं किया। हालांकि हम सारे दोस्तों ने मिल के कैंपेन भी की थी, मगर इस पर कोई अमल नहीं हुआ सर। तो सर मेरी आप दोनों से ठीक है, आपकी बात पहुंच गई और हमारे तवज्जुह से भी पहुंच जाएगी। डॉक्टर फरीदुल्लाह साहब हैं साहब जी, और मुबशिर जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, आपके प्रोग्राम का उन्वान है ज़रा हटकर जी, तो मैं बात उस तरह हटकर ही करूँगा। मैं देख ही रहा हूँ कि जितने सवालात आपके पास आ रहे हैं या जो भी प्रोग्राम आप पिछले दिनों से करते चले आ रहे हैं, मसला सारा दरपेश आपके सामने होता है, सियासियात का और माशियात का। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी के बहुत अहम पहलू हैं, लेकिन आप अपने प्रोग्राम से ज़रा हट के इस उन्वान के तहत क्या इन दोनों माशियत और सियासत से हट के कोई और बात कर सकते हैं? दुनिया में और भी चीज़ें हैं, इल्म व अदब है, शेर व शायरी है, साइंस की दुनिया है, तो क्या ऐसी सूरत नहीं पैदा हो सकती? डॉक्टर फरीदुल्लाह साहब, आप अगर हमारा प्रोग्राम जो कि जाहिर है कि पिछले 7 साल से चल रहा है, अगर आप बाकायदगी से देखते हैं तो फिर तो आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अमूमन जो सेकंड हाफ होता है उसमें हमारी कोशिश होती है कि हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिबेट है उससे हट के दीगर मैदानों में जो काम हो रहा है, माहौलियात के हिसाब में या फ़नून लतीफ़ा के हिसाब में या इजादात के हिसाब में या कोई भी जिसे हम बदकिस्मती से नॉन करंट अफेयर समझते हैं, हम डेफिनेटली उस पर तवज्जो देते हैं। और मेरा ख्याल है कि किसी भी जो टीवी शो हो रहे हैं उनके मुकाबले में हम इन उमूर पे ज़्यादा रोशनी डालने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमारी समझ में ये एतराज़ नहीं है। हाँ, ये आप एतराज़ ज़रूर कर सकते थे कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें जो दीगर चैनल कर रहे हैं हम करें या ना करें, लेकिन ये तो आपकी जो ख्वाहिश है ये तो हम ऑलरेडी 7 साल से पूरी कर रहे हैं। थैंक यू। अली अकबर साहब हैं दुबई से। जी अली अकबर साहब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ज़रूर। और पहला तो ये कि खुराक की कमी पाकिस्तान में जो है, एक तो वजह उसकी ये है कि हमारी आबादी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के 10 और 10 के 100। ठीक। और आबादी में मसला ये है कि 90s में जो मुहिम शुरू की थी बेनजीर नवाज शरीफ वगैरह ने, 2 बच्चे ही काफ़ी हैं, उसमें हुआ ये कि जो अमीरों ने 2 बच्चे रखे, गरीबों ने 10 रखे। तो 25 साल बाद 2 अमीर के आगे 2 ही हुए और 2 गरीब के आगे 10 गरीब हो गए। ठीक है। तो अब इसी तरह मल्टीप्लाई भी इंशाल्लाह होता रहेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट, कर्जे पे जिंदगी नहीं गुजर सकती, ना इंडिविजुअल की, ना मुल्क की, ना किसी की। तो ये जो जलालत आजकल हम देख रहे हैं, ये 10 साल बाद देख लेते, लेकिन ये आनी थी, हमारे मुकद्दर में थी। ये हो नहीं सकता कि आप 50 रुपए कमाएं और 70 रुपए खर्च करते रहें। एक टाइम आएगा कि आपका दोस्त भी आपको कहेगा यार मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। ठीक। तीसरा, आपने उस दिन एतजाज एहसन या एतजाज हसन लड़के का जिक्र किया था, जबरदस्त। मेरे ख्याल से पिछले 75 सालों में वो बेस्ट पाकिस्तानी है, जो भी बहुत जबरदस्त। जब भी उसका जिक्र करता हूँ यकीन करे रोना आ जाता है। दहशतगर्दी की वजह से कैसे कैसे बच्चे हमने मिस कर दिए। और 1-2 पॉइंट और कहना चाहूंगा कि सरकारी मुलाजमीन को अगर आप कहें कि
सरकारी जॉब है आपके लिए, बच्चा आपका सरकारी स्कूल में जाएगा। ये अगर शर्त कबूल है आपको, सरकारी नौकरी कर लें, अगर नहीं कबूल तो ये जॉब भी नहीं। बात बेहतर है। खुद आप देख लें 5-10 साल बाद सरकारी स्कूल खुद ही ठीक हो जाएंगे। जी नहीं तो ये तो फिर सबके लिए ही होना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट इनका इस लिहाज से ठीक है कि जब मैं स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में, तो उस ज़माने में निजी सेक्टर का चलन नहीं था। या तो मिशनरी स्कूल होते थे या सुन लीजिए ना, या गिने चुने स्कूल होते थे। तो उसमें होता ये था कि जो लोकल ब्यूरोक्रेसी थी उसके बच्चे भी आते थे। उसकी वजह से सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर था। और ये वक्त भी मैंने देखा है कि लोग निजी स्कूल से उठा के सरकारी स्कूल में डालते थे। इसी पाकिस्तान में ये वक्त भी आया है। बैन ही ये रेलवे के साथ भी हुआ है कि जब तक हमारा सियासतदान ट्रेन में सफ़र करता रहा, ट्रेन का मयार बेहतरीन होता रहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन से अशराफिया का नाता ख़त्म हुआ, अब आप हशर देख लें कि क्या हुआ। नहीं, लेकिन फिर आप डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते ना कि वो सरकारी मुलाजमीन कितने होंगे, 10% भी नहीं होंगे। सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ये पॉइंट कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। नहीं तो आप ये नहीं कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। वो उनका पॉइंट ये है कि जिस चीज़ के साथ अशराफिया जुड़ी हुई होती है वो खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। जब कट जाती है तो वो डिटेरियोरेट हो, इसलिए कि आवाम का, आम आदमी का तो कोई वैसे भी वाली वारस नहीं होता ना। तो वो अगर उसकी हालत दुरुस्त भी होती है किसी इदारे की, तो वो बफजल अशराफिया ही होती है जो उससे जुड़ी हुई होती है। आप उसे काट दें। आपका सरकारी स्कूल आज देखें, आप अपना बच्चा भेजेंगे क्या? नहीं। मैंने अपने दोनों बच्चे प्राइवेट से उठा के सरकारी में डाले। कौन यार नाम? मैं बता रहा हूँ, मैट्रिक मैं बता रहा हूँ इसी इधर यहाँ कराची में, बोर्ड कराची में। अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल में निजी स्कूलों के निजी स्कूल सुन हाँ। फीस भी ज़्यादा है और तालीम बिल्कुल फजूल हो गई है। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस पे सेट करते हैं और ये जाहिर है क्या कहते हैं मुबशिर, मैं उस सरकारी स्कूल पे पूरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ ज़रा हटके में, जिसमें तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि क्लीशे जो है, क्लीशे ये ख़त्म हो कि जी सरकारी स्कूल, मसलन मेरा जो परसेप्शन है सरकारी स्कूलों की जो हालत है, मसलन इवन कराची के अंदर, मैं इंटीरियर की बात नहीं कर रहा या वो हिंटरलैंड की बात नहीं कर रहा, बलूचिस्तान की या पंजाब की, कराची के अंदर भी जो हालात हैं वो ज़ाहिर है मालूम है। बिल्कुल, लेकिन उसके दौरान भी अगर कोई ऐसा सरकारी स्कूल मौजूद है आइलैंड के तौर पे जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसे इस प्रोग्राम में हाईलाइट होना चाहिए। दूसरी बात, कभी आपने सोचा कि तमाम बोर्ड्स जितने भी, आप कोई भी बोर्ड्स निकाल लें, पेशावर से लेके और कराची तक, टॉप जो है वो सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों करते हैं आज भी, और निजी स्कूल के बच्चे क्यों नहीं करते? दफ़ा के नताइज तो छोड़ दें यार आप। नहीं हर मैं पिछले 10 साल के निकाल के 100%, 20 साल के निकाल 100% नंबर नहीं, वो तो सर वो नहीं वो कोविड वाले साल निकाल लें। मैं कह रहा हूँ आपसे पिछले 15 साल के आप नताइज निकाल लें। हर साल बोर्ड में टॉप जो करता है या टॉप जो करते हैं बच्चे, वो सरकारी स्कूल के होते हैं, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ ये पंजाब के अंदर 1-2 स्कूल्स हैं जिन्होंने फिर वो प्राइवेट ऐसे स्कूल जो फिर बोर्ड को पैसे खिलाते हैं और उसमें से पोजीशन लेते हैं, एक का दुक्का वो बच्चा कर लेते हैं, लेकिन अभी भी पोजीशन जो है सरकारी स्कूल के बच्चे ले रहे हैं। खैर ये बहस जो है आगे जा कर के करेंगे। अब वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। नदीम जुबैरी साहब हैं कराची से। जी भाई। जी नदीम साहब। जी हेलो, खैरियत से हूँ, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो आज जो फैटफ को जो फैसला हुआ है, जो हम ग्रे से वाइट में आए जी, इसका क्रेडिट सब ले रहे हैं। वो अपने पीटीआई वाले कह रहे हैं हम हमारी मेहनत की वजह से हुआ है, दूसरा पीस पार्टी वाले कह रहे हैं हमने लिया है। मेरे ख्याल से आप से पीटीआई ने काफ़ी मेहनत की इस पर। हमार साहब जो थे जब मिनिस्टर थे उस जमाने में, उस पर काफ़ी मेहनत की, जो उनकी जो रिक्वेस्ट सारी उन्होंने पूरी की। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट शायद पीटीआई को जाना चाहिए। आपका इसमें क्या ख्याल है? मैं आपसे एग्री करता हूँ। दुरुस्त है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सर जी वाकई में महंगाई हो गई है। महंगाई क्योंकि हमें सुबह जाता था नाश्ता लेने के लिए, तो एक हमारा मोहल्ले का चौकीदार बेचारा वो रोज़ाना एक पराठा लेकर चाय से रोज़ाना नाश्ता करता था। अब मैं जब से ये महंगाई हुई है मैं देखता हूँ, मैंने देखा उसको कि बेचारा पराठा, और कल देखा मैंने उसको पानी से बेचारा खा रहा था वो। अब ये तो शहबाज शरीफ जब आए थे कहते थे कि जी इन लोगों ने रोटी छीन ली है, दिवाला छीन लिया है। अब तो मेरे ख्याल है वाकई में इन्होंने आगे छीन लिया। मुझे इतना अफसोस हुआ उसको देख के कि बेचारा पानी से लगा के पराठा खा रहा था वो।
फिर आपने उसे चाय पिलाई? मैंने चाय पिलाई इसको, लेकिन सर जी मैं किसको से पिलाऊंगा? जाहिर कितने इस तरह से लोग होंगे जो इस तरह से उनकी हालत खराब हो गई होगी इस महंगाई की वजह से। यही है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर कराची में लोगों को अवेयरनेस कब आएगी? अब यहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब ने काफ़ी यहाँ पर काम किया है, उन्होंने टाइल लगाए सारे यहाँ पर आगे पीछे, तो मैंने देखा कि सारा नोट किया है, सारा लोगों ने पीते मार मार के उस टाइलों को पूरे लाल कर दिया, सफेद को लाल कर दिया। ये बहुत बड़ा अच्छा, ये किसी और शहर में नहीं होता। ये उनका पीक टाइम होता है। नहीं, बहुत आला पीक टाइम, बिल्कुल किसी और शहर में बीमारी नहीं है। और वाकई जो ब्रिजेस या अंडर पासिस बनाए हैं नए, खूबसूरत। अच्छा नहीं, आप देखें क्या वो आर्टिस्टिक लोग होते हैं वैसे ये वो हमेशा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना सरकारी दफ्तरों या फ्लैट, उनके कोने में वो लाल एक वो बना हुआ होता है। नहीं, मैं तो अक्सर मैंने यहीं आके देखा कराची में कि ट्रैफिक चल रही है और अगली गाड़ी का दरवाजा खुला है और वो ड्राइवर जो है ना वो पीक मार रहा है। ये नहीं, आप ये देखें सीधी जाती है सीधी। हाँ, निशाना बहुत पक्का, ऐसा नहीं है कि वो बिखर जाए। हाँ, लेकिन आई डोंट नो क्यों करते हैं ऐसे। एक सर्वे करवा इस पे जो है ना, और पिचकारी वो गुटके वाला पान वाला सारा बलम पिचकारी जो तूने तो अच्छा कहीं रखा हुआ भी होगा। अगर आप फ्लैट की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर एक वो डस्टबिन रखा होगा उसके इर्द गिर्द हाला बन जाएगा एक लाल कलर। आप देखें कचरा डस्टबिन के बराबर में पड़ा होगा। बिल्कुल, डस्टबिन में नहीं, ऐसे ही आला बहुत। इमरान शाह साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी इमरान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। इमरान शाह बोल रहा हूँ, कराची दस्तगीर से जबरी निकाला हुआ स्टील मिल का। जी, आपने गुजारिश ये थी कि सरकार ये जो अशराफिया है, सो कॉल्ड जो ब्यूरोक्रेसी और ये सब जो मुफ्ते का जो यूटिलिटी बिल इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा फ्री में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं हजारों लीटर, इनके लिए IMF की जो सब्सिडी नहीं है। एटलीस्ट आवाम को IMF के नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर दें जिनको हम कहेंगे भाई इन लोगों पे भी तो सख्ती करो, इनकी तो याचियाँ बंद करो, ये भी तो कम से कम आवाम पे माशी बहरान में हमारे साथ खड़े हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और किसी ने आज मैं पढ़ भी रहा था सोशल मीडिया पे, उसने कहा है कि आप सीधा सीधा जो मुफ्त पेट्रोल है या जो मुफ्त कन्वेंस है ये क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? भाई तुझे तनख्वाह मिल रही है, तू उसमें गुजारा कर, इसलिए कि जो गरीब आदमी जो तनख्वाहदार है उसको तो तू मुफ्त पेट्रोल नहीं दे रहा, जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसको उतना ही मुफ्ता लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है और सिंबॉलिकली भी यही होना चाहिए कि जितने जजेस हैं, जर्नैल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, हुकूमत के वज़रा हैं, पेट्रोल बंद। मुझे मोहम्मद खान जुनेजो का दौर याद आता है, जैसे भी किया था उन्होंने। एक वो 2 साल के लिए मैंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को छोटी छोटी गाड़ियों में आते देखा, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि 800 सीसी की गाड़ी से ऊपर कोई गाड़ी जो है वो सेक्रेटरी लेवल तक नहीं होगी। फिर उनके टायर उलट गए, फिर जाहिर है वो उनको 800 सीसी बना के जो है जिया साहब ने रुखसत कर दिया, और वो भी ऐसी हालत में कि जो मुल्क से बाहर थे। बसीर हैदर साहब हैं कराची से। जी बसीर भाई। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बस अभी देखा था बच्चे का मैं, जिसके सैलरी बहुत कम थी और परेशान था वो। तो हमारे यहाँ इसमें मसावात नहीं है। जब एक 25-30 साल वाला बच्चा 6 लाख से ऊपर पे टैक्स दे सकता है, तो ये 60-65 साल वाले अपनी पेंशन पे टैक्स क्यों नहीं दे सकते? पेंशन तो मिले नहीं, ये पेंशन तो देखें लाखों में भी है बहुत 100 लोगों की। अगर टैक्सेबल पेंशन है तो प्लीज उस पर टैक्स लगा दें। जब आपने 6 लाख रुपए पे टैक्स लगा दिए, 35 साल उम्र है, जिसने बच्चे भी देखने, माँ बाप भी देखने, बहन भाई भी देखने, और जो 60-65 साल का आदमी है उसने सिर्फ अपने आप को देखना है। बच्चे उसके सेट हो चुके हैं, माँ बाप से गुजर चुके होंगे बहुत सौ के, बहुत थोड़े लोग बचेंगे। तो गवर्नमेंट इसको सोचता है भैया इसके के लमसम पे आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, वो 25,000 वाला भी रुल गया उसमें और 50,000 वाला भी रुल गया। तो ये मेरी बजट का बहुत सीजन चल रहा है इस वक्त, तो मैं ये सजेशन है मेरी ये। और एक चीज सर और है जी कि हमने बिजनेसमैन को चोर समझा हुआ है। हम पिछले 5 साल से 7 साल से हमारी एक ही एग्जामिशन है 4 लाख की, सबकी बढ़ाए जा रहे हैं आप। तो ऐसा किसी को मौका ना दे चोरी करने का, अगर सबको बराबर रखें। अगर एक बिजनेसमैन की इनकम 6 लाख से ऊपर है तो वो भी टैक्स दे, वो और जो सैलरी वाली वो भी टैक्स दे। ठीक है, उसकी चोरी कम से कम करनी पड़े उसको। अच्छा, सही तजवीज़ है अमल करने के हिसाब से। वही जो आप कह रहे हैं कि अशराफिया को भी
दिखाना पड़ेगा कि भाई हम भी वही ज़िंदगी के, अगर कोई कनेक्शन बाकी है। लेकिन प्रैक्टिकल तो हर्डल ये है कि अशराफिया से कैसे टैक्स ले सकते हैं? हाँ वही बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अशराफिया और आवाम का जो डिस्कनेक्ट है वो इतना वाज़े है कि अशराफिया जो है वो आवाम की तरह जी नहीं सकती। उन्होंने कार्टेल माफियाज वो बना करके, इसीलिए तो फ्रांस में, सोवियत यूनियन में, क्यूबा में बिलाखिर ये हुआ। यहाँ पता उमर बलोच साहब हैं कराची से। जी भाई। सर ये अभी मुबशर जैदी साहब सरकारी स्कूलों के बारे में जो कलाबे बिला रहे हैं, कभी इन्होंने किसी सरकारी स्कूल का विजिट किया है? सर मैं पढ़ा, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मुझे अर्ज करने दीजिए, मुझे लगता है आप किसी चांद वांद पे रहते हैं या खलाई मखलूक है। नहीं सर, परेज क्लब के सामने, काश में खलाई मखलूक होता। हाँ, परेज क्लब के सामने टीचर्स का मुजाहिदा था जी। किसी साफी ने पूछा टीचर से कि जरा प्राइमरी की वो स्पेलिंग बता दें आप। खामोश, उसे आती नहीं थी। पूछा सेकेंडरी की स्पेलिंग बता दें, नहीं आती। और मैंने खुद जो है जैकब लैंड, ये माजूर जो समात और बिनाई से महरूम बच्चे हैं, इनके पीछे एक 2 मंजिला स्कूल है, वहां मैं गया तो बहुत सारी उसकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है। एक पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चे एक ही क्लास में थे। हेड मास्टर से मैंने पूछा ये क्या है? बोला भाई पहले जो थे ना वो डीसीओ ऑफिस से आके पैसे लेते थे टीचर से आधे, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना दे दूं, टीचर को छोड़ दूं आधे पर। भाई सरकारी स्कूलों में ना बिजली है, ना पानी है, ना फर्नीचर है, ना असातिज़ा है, तालीम नाम की कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले कानून ये बनना चाहिए कि वजीर तालीम के, डीसीओ के बच्चे जो है ना वो सरकारी स्कूलों में पढ़ें। इसी तरह से हेल्थ मिनिस्टर का जो इलाज और उसके बच्चों का इलाज है वो सरकारी अस्पताल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर गरीबों के बच्चे जो हैं वो उनको तालीम से हल्के हल्के खींचा जा रहा है और सारी तालीम को निजी प्राइवेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्राइवेट की जा रही है, स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं और इस तालीम को तबाह कर रहे हैं। गरीब को अब यानी कि एक ही चांस था गरीब के बच्चों के पास कि वो अपने बच्चों को पढ़ा के इस सोसाइटी में किसी तरह से अपने लिए स्पेस बना ले। अब वो भी उससे छीन लिया गया। सिटी स्कूल और इस किस्म के ग्रामर स्कूल बना दिए गए। अब गरीब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है। और ये जो अशराफिया है इस मुल्क की, ये इंतहाई बदमाश है। इससे बिल्कुल ये सही कहा वसदुल्ला साहब ने कि यहाँ पर कोई सोवियत यूनियन की तरह, कोई चाइना की तरह जो है ना, यहाँ पे इनकलाब की जरूरत है। अब बातों की जरूरत नहीं रही है। अब मैंने कैसर बंगाली साहब को मैंने कहा था, वो मजलिस शूरा पढ़ रहे थे पीएम में हाउस में, मैंने कहा भाई ये जो आप बयान कर रहे हैं ना कि इससे 42 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, ये मजलिस से यानी कि शाम गरीबा है। शाम गरीबा से बढ़कर बात करने की कोशिश करें आप। थैंक यू, क्या बात है। ये टीप का बंद। अब बताओ। हाँ नहीं, वो मुझे कह रहे थे ना कि आप शायद अब तो तुम वजाहत भी नहीं दे सकते, प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो गया। नहीं वजाहत क्या, मैं तो तैयार हूँ। मैंने इसलिए उन्हें पहले इनको बुलाओ और इनके उमर बलोच साहब के साथ मुनाजरा करो। बिल्कुल, इनसे मैं ये भी पूछूंगा जिस सहाफ़ी ने टीचर से पूछा स्पेलिंग, वो सहाफ़ी को पता था? नहीं, ये इट्स बैड जोक। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।